आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ. आई विल ट्राई टू रीड 1, 2 और 3 पेजेस एवरी डे ताकि मेरा रीडिंग इम्प्रूव हो सके. आप लोग को इंटरेस्ट हो तो आप लोग भी देखो. चलो, ये बुक का नाम है, कौन सा नाम है बुक का? ईगो इज द एनिमी. चलो, फर्स्ट पेज है द पेनफुल प्रोलॉग. This is not a book about me, but since this is a book about ego, I am going to address a question that I'd be a hypocrite not to have thought about. Who the hell am I to write it? My story is not particularly important for the lessons that follow, but I want to tell it briefly here at the beginning in order to provide some context. For I have experienced ego at each of its stage in my short life, aspiration, success, failure, and back again and again and again. पहले पैराग्राफ में राइटर को बताने का है कि ये बुक उसके बारे में नहीं है, तो ईगो के बारे में है. तो थोड़े बहुत वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है. बोलता है कि उसके लाइफ के हर एक स्टेज पे कभी ना कभी तो उसको ईगो से सामना हुआ है. कभी कभी एस्पिरेशन वाले स्टेज पे, एस्पिरेशन मतलब कभी उसने उसका कुछ गोल रहेगा कि ये गोल अचीव करना है, उसके बीच में ईगो आ गया रहेगा. या तो कभी वो गोल अचीव किया और सक्सेस मिला तो उसमें ईगो आ गया रहेगा. कभी फेलियर आ गया तो उसमें ईगो आ गया रहेगा. अभी एक बार मैं फेल हो गया तो अगली बार ट्राई क्यों करूँ, ये भी हो सकता है. और बार बार उसके लाइफ में ईगो ने दस्तक दिया था तो वो थोड़ा बहुत उसके साथ में शेयर करेगा. इसके साथ में अपने साथ में शेयर करेगा. चलो देखते हैं. When I was 19 years old, sensing some old है ही नहीं. ओके, फिर से. When I was 19 years old, sensing some astounding and life-changing opportunities, I dropped out of college. Mentors vied for my attention, groomed me as their protege. Seen as going places, I was the kid. Success came quickly. जब ये राइटर 19 साल का था तो थोड़ा इसको सेंस आया, मतलब इसके दिमाग में ऐसा कुछ तो इंट्यूशन आया कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसा मिल रहा है जिससे पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा. तो करके इसने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया. फिर ड्रॉप आउट करने के बाद जितने भी इसके मेंटोर्स थे, मेंटोर्स लोग सब इसकी अटेंशन चाहते थे क्योंकि इतना जल्दी इसको इतना सारा अपॉर्चुनिटी मिला और सक्सेस भी मिला. इसके लिए अभी जो हम लोग के इधर शर्मा जी का लड़का होता है जिसके पीछे सब पेरेंट्स लोग पड़े होते हैं, उसको देखो कितना अच्छा किया, वैसे ये भी था. तो बाकी सब लोग इसके एग्जाम्पल्स देते थे. सक्सेस बहुत जल्दी इसको मिल गया था. आफ्टर आई बिकेम द यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव एट बेवर्ली हिल्स टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी, आई हेल्प्ड साइन एंड वर्क विद अ नंबर ऑफ ह्यूज रॉक बैंड्स. आई एडवाइज्ड ऑन बुक्स दैट वेंट वेल टू द I helped sign and work with a number of huge rock bands. I advised on books that went well on to see millions of copies and invent their own literary genres. Around the time I turned 21, I came on as a strategist for American Apparel, then one of the hottest fashion brands in the world. Soon, I was the director of marketing. तो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है. इसको अपॉर्चुनिटी है मतलब पता नहीं क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिला, तो एक आइडिया देने के लिए इसने 2-3 अपॉर्चुनिटी का बताया है. सबसे पहला, जब वो 19 साल का था तो उस टाइम पे बेवर्ली हिल्स में टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में ये क्या करता था, बड़े बड़े रॉक बैंड्स को काम करने में हेल्प करता था कि नया नया डील साइन करना है, नया शो आया है, उसके लिए ये सबको वो एजेंट की तरह काम करता था. फिर बाद में बुक्स के ऊपर एडवाइस देता था और वो एडवाइस सुन के इस तरह से राइटर लोग लिखते थे और या फिर पब्लिशिंग हाउस लोग कुछ उसमें चेंजेस करते थे. तो वो लोग कुछ ऐसा चेंजेस करते थे कि वो मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकना चालू हो जाता था. और फिर बाद में वो लोग ने खुद का लिटरेरी जॉनरास चालू किया इसके एडवाइस से. अभी लिटरेरी जॉनरा क्या होता है, लिखने का अपना खुद का तरीका शुरू किया, एक अलग ही कैटेगरी क्रिएट कर दिया, तो कैटेगरी क्रिएटर बन गया मार्केट में. बाप रे बाप, कितने साल का था, बहुत छोटा था. कितने साल का था पता नहीं. अभी जब तक ये 21 ईयर्स का हुआ, 21 साल का हुआ, तब वो क्या बन गया, अमेरिकन अपैरल कंपनी, मतलब अमेरिका की एक कपड़े की कंपनी थी, वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बन गया. मतलब स्ट्रैटेजी बनाता था, सेल्स स्ट्रैटेजी बनाता था, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता था. देन वन ऑफ द हॉटेस्ट फैशन ब्रांड इन द वर्ल्ड. उस टाइम का ये जो जिस ब्रांड के लिए काम करता था उस टाइम पे वो फैशन ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा फेमस पाया जाता था. सो आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग. उस टाइम पे ये क्या काम करता था, मेन टू मेन काम इसका था डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के लिए डायरेक्टर था. बाय 25, जब तक 25 साल का हुआ, आई हैड पब्लिश माई फर्स्ट बुक. 25 साल की उम्र में अपना पहला बुक पब्लिश कर दिया. वाह रे वाह, राइटर भी बन गया. विच वॉज एन इमीडिएट कॉन्ट्रोवर्शियल बेस्ट सेलर विथ माई फेस प्रोमिनेंटली ऑन द कवर. जो बुक लिखा वो फटाक से बेस्ट सेलर भी बन गया, लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था. कॉन्ट्रोवर्सी भी अच्छा होता है, पब्लिक मार्केटिंग के लिए अच्छा है. तो बेस्ट सेलर बन गया. और मेन टू मेन वो बुक की खासियत क्या थी कि इसकी खुद की शक्ल उस पर छपी हुई थी. स्टूडियो ऑप्शन द राइट्स टू क्रिएट अ टेलीविजन शो अबाउट माई लाइफ. 25 साल की उम्र में ये कोई तो स्टूडियो था, उसने क्या बोला कि मेरे को राइट्स दे दो, मैं आपके लाइफ के ऊपर
एक टेलीविजन शो बनाऊंगा, बाप रे, 25 साल की उम्र में टीवी शो भी बन गया उसके ऊपर. In the next few years, I accumulated many of the trappings of success, that is influence, a platform, press, resources, money, even a little notoriety. Later, I built a successful company on the back of those assets, where I worked with well-known, well-paying clients and did the kind of work that got me invited to speak at conferences and fancy events. तो बाद में थोड़े टाइम के बाद इसने अपना खुद का कंपनी चालू किया. वो कंपनी में वो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के साथ में काम करता था जिसकी वजह से वो इतना फेमस हो गया कि इसको टॉक्स देने के लिए बुलाया जाता था, टॉक्स देने के लिए और कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता था कि आओ आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन हो, आपने इतने यंग एज में इतना सब कुछ अचीव किया, तो इसको बुलाते थे. विथ सक्सेस कम्स द टेम्पटेशन टू टेल वन सेल्फ अ स्टोरी, टू राउंड ऑफ द एजेस, टू कट योर लकी ब्रेक्स एंड ऐड ए सर्टन मिथोलॉजी टू इट ऑल. You know, that arcing narrative of Herculean struggle for greatness against all odds, sleeping on the floor, being disowned by my parents, suffering for my ambition. तो जैसे जैसे सक्सेस आया उसके साथ में एक टेम्पटेशन भी आता है कि अपने आप को एक ऐसा स्टोरी बताओ. झूठी कहानी भी कभी कभी सब लोग बोल देते हैं कि एक वो स्टोरी बन जाती है. एक सक्सेस स्टोरी के पीछे वो एक स्ट्रगल दिखाना जरूरी हो जाता है कि चलो कभी कोई पूछेगा कि आपने अपनी जिंदगी में क्या स्ट्रगल किया, तो स्ट्रगल बताना पड़ता है. तो सेम इसने भी ये क्या किया, स्ट्रगल दिखाया कि फ्लोर पे मैं सोता था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को डिसोन कर दिया था और मेरे एम्बिशन के लिए मैंने बहुत सफ़र किया, बहुत इतना क्या किया, सफ़र किया कि पूछो मत, बहुत मेहनत किया. ठीक है, आगे. इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग इन विच इवेंचुअली योर टैलेंट्स बिकम्स योर आइडेंटिटी एंड योर अकम्पलिशमेंट्स बिकम योर वर्थ. तो एक ऐसा टाइप का स्टोरी टेलिंग है जो आप खुद को भी सुनाते हो, दूसरे को भी सुनाते हो. वो सुनाते क्या होता है, एक टाइम के बाद वो आपका आइडेंटिटी बन जाता है कि वो आइडेंटिटी हम छोड़ने को तैयार नहीं. और जो अकम्पलिशमेंट्स होते हैं वो हमारा कीमत बन जाता है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, एक टाइम के बाद अकम्पलिशमेंट साइड में हो जाता है और मैनर्स और किस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, वो ज़्यादा लंबा चलता है. लेकिन मैन टू मैन उस टाइम पे इसको क्या लग रहा था कि मैं जो स्टोरी अपने आप को सुना रहा हूँ, इतना स्ट्रगल किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, मैं ज़मीन पे सोता था, ये सब ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइंग स्टोरी है, सबको सुनाना चाहिए. बट अ स्टोरी लाइक दिस इज़ नेवर ऑनेस्ट और हेल्पफुल. इन माई रीटेलिंग टू यू जस्ट नाउ आई लेफ्ट अ लॉट आउट, conveniently omitted were the stresses and temptations, the stomach turning drops and the mistakes. All the mistakes were left on the cutting room floor in favor of the highlight reel. They are the times I would rather not discuss. A public evisceration by someone I looked up to, which so crushed me at the time that I was later taken into the emergency room. The day I lost my nerve, walked into my boss's office and told him I couldn't cut it and was going back to school, and meant it. The ephemeral nature of bestsellerdom and how short it actually was, the book signing that one person showed up at, the company I founded tearing itself into pieces and having to rebuild it twice. These are some of the moments that get nicely edited out. तो जब स्टोरी हम लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रगल किया, बचपन से लेके आज तक बहुत स्ट्रगल किया, बहुत तकलीफ झेला, रोड पे सोया, पेरेंट्स ने छोड़ दिया, इतना से ये सब स्टोरी के बीच में जब ये स्टोरी हमारी ज़िंदगी बन जाती है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये स्टोरी के बीच में जब कभी एक्चुअल में सेटबैक आता है, सेटबैक मतलब कोई कभी हम लोग हार जाते हैं, कभी फेलियर मिलता है, तो वो सब ये कहानी के पीछे छुपाना पड़ता है. सेम टू सेम ये राइटर के साथ में भी हुआ कि वो अपने बॉस के ऑफिस में गया और फिर वो बोला कि मैं वो नहीं कर सकता, फिर से मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब फिर से सीखने के लिए जा रहा हूँ, काम सीखने के लिए. जो इतना बड़ा कंपनी की बात किया कि कंपनी में वो अमीर क्लाइंट्स के साथ में काम करता था, वो कंपनी भी 2 बार इसको रिवाइव करनी पड़ी. बार बार वो कंपनी बिखर गई अलग अलग पीसेस में और फिर से उसको रिवाइव करना पड़ा. 2 बार ऐसा हुआ. और ये सब मोमेंट ऐसे होते हैं जो उसको स्टोरी से कट आउट करना पड़ता है. अगर हम लोग झूठी कहानी बनाएंगे तो कभी भी ऐसी स्टोरी ना ऑनेस्ट होती है, ना कि हमने को हेल्पफुल होती है. तो इसके लिए पूरा स्टोरी स्ट्रगल्स के साथ में और गलत चीज़ों के साथ में भी बोलना चाहिए. This fuller picture itself is still only a fraction of life, but at least it hits more of the important notes, at least the important notes for this book: ambition, achievement, and adversity. जब पूरी पिक्चर हम लोग देखते हैं मतलब वो मूवी देखने वाला पिक्चर नहीं, पूरी पिक्चर देखते हैं मतलब पूरा का पूरा उसके साथ में, उसके अकम्पलिशमेंट के साथ में, उसका फेलियर के साथ में, जब उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ तभी भी, जब वो उस टाइम जब प्रॉब्लम में फंसा रहेगा तभी भी, जितना बार फेलियर है वो सब पूरा एक साथ में उसके लाइफ देखते हैं.
तो भी इतना सब करने के बाद भी जो दुनिया को दिखता है वो हमारी लाइफ का एक छोटा सा फ्रैक्शन ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई पूरी ज़िंदगी को पूरा बता देता है, बट एटलीस्ट इट हिट्स मोर ऑफ द इम्पॉर्टेंट नोट्स। लेकिन फिर भी ये सब देखने के बाद अपने को मेन टू मेन नोट्स तो मिल ही जाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है तो ज़्यादा सांड पट्टी करने का नहीं, बहुत ज़्यादा फेलियर मिलता है तो उस टाइम पे चुपचाप हम्बल हो जाने का, ये सब तो समझ में आ जाता है। I am not someone who believes in epiphanies. There is no one moment that changes a person. There are many. During a period of about 6 months in 2014, it seemed these moments were all happening in succession. तो राइटर बोल रहा है कि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो एपिफेनी में बिलीव करता है। एपिफेनी में बिलीव करने का मतलब क्या कि अगर आप एपिफेनी में बिलीव करते हो मतलब क्या आप सोचोगे कि जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा आता है, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जिसकी वजह से हमारा लाइफ चेंज होता है। और टाइम टू टाइम 2014 में राइटर के साथ ऐसा हुआ था कि 6 महीने के पीरियड में, 2012 में 6 महीने के पीरियड में इसको ऐसा लगा था कि ये सब सक्सेशन वाला मोमेंट हो रहा है, मतलब क्या मेरी लाइफ तो चेंज में जा रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। फर्स्ट टाइम अमेरिकन अपैरल वेयर आई डिड मच ऑफ माई बेस्ट वर्क teetered on the edge of bankruptcy, hundreds of millions of dollars in debt, a shell of its former self. तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट 2014 का तो 6 टर्निंग पॉइंट आया था, उसमें से 6 महीने का जो टर्निंग पॉइंट्स आए थे वो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था वो अपैरल वाला कंपनी, जो अमेरिकन अपैरल वाला कंपनी था, जो अपने टाइम का बेस्ट सेलिंग कंपनी था, वो बैंक्रप्सी के एज पे आ गया, मतलब कंगाल होने वाला था कंपनी। उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट लग गया था, मतलब इतना कर्जा चढ़ गया था कि पूछे मत, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा हो गया। ओके, अ शेल ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, जो पहले जिस तरह से सब लोग बात करते थे, वो मिले इतनी बड़ी कंपनी है, इतना सारा प्रॉफिट है, ये है वो है, अभी उसका ऐसा एक छोटा सा अंश बचा था। इट्स फाउंडर हु आई हैड डीपली एडमायर सिंस आई वॉज अ यंग मैन वॉज अनसेरेमोनियसली फायर्ड बाय हिज ओन हैंडपिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डाउन टू स्लीपिंग ऑन अ फ्रेंड्स काउच। वो कंपनी का जो अपैरल कंपनी था उसका जो मेन इंसान था, जो उसका फाउंडर था, जिसने वो कंपनी चालू किया था, वो फाउंडर को उसके खुद ने जो एक अपना खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग टाइम टू टाइम मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिसने उसने खुद ने बैठाया था, वो लोग ने उसको काम से बाहर निकाल दिया और उसका ऐसा हालत हो गया था कि उसको अपने दोस्त के घर पे रहना पड़ रहा था। देन द टैलेंट एजेंसी वेयर आई मेड माई बोन्स वॉज अ सिमिलर शेप, sued preemptorily by clients to whom it owed a lot of money. Another mentor of mine seemingly unraveled around the same time, taking our relationship with him. उस टाइम पे दूसरा तो अरे क्या मैं तो कर रहा था, ये वीडियो बनाओ थे ही। पहला 2014 के पहले 6 मंथ्स में जो पहला नाटक दिखा इसको, वो कौन सा था? वो अपैरल कंपनी का बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया निकाल गया। दूसरा केस क्या हुआ, जो टैलेंट एजेंसी में जो इसने खुद ने चालू किया था, जहाँ पे बड़े बड़े महंगे महंगे क्लाइंट्स हो बैठते थे, वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स थे वो अलग अलग तरीके से इसको सू कर रहे थे, इसके ऊपर केस कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा पैसा उन लोग को देना इसको बाकी था। Another mentor of mine seemingly unraveled around the same time, taking a relationship with him. और इसके जो मेंटर्स भी थे, जो लोग इसको गाइड करते थे, वो भी अपना इसके ऊपर से अपना हाथ हटा रहे थे, बोलते बहुत ज़्यादा शनपट्टी करा तू अकेले ही थे। These were the people I had shaped my life around, the people I looked up to and trained under. तो ये सब लोग वो लोग थे जो जिसके सामने राइटर ने अपना ज़िंदगी बनाया था, जिससे राइटर ने ट्रेनिंग लिया, पूरा लाइफ सेटअप किया, वो लोग धीरे धीरे अपना हाथ इसके ऊपर से उठा रहे थे। देयर स्टेबिलिटी फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली was not just something I took for granted. It was central to my existence and self-worth. And yet they were imploding right in front of me, one after another. तो जितने भी मेंटोर लोग थे, जितने भी क्लाइंट्स थे, जितने भी कंपनी के जो बड़े बड़े लोग थे, वो फाउंडर जिसको ये एडमायर करता था, बचपन से छोटा सा बच्चा था तब से वो ध्यान देते थे कितना अच्छा कंपनी बनाया, वो सब लोग धीरे धीरे एक के बाद एक नीचे गिरते जा रहे थे। पूरे पैसे के मामले में भी वो लोग बर्बाद हो रहे थे, स्टेबिलिटी के मामले में भी वो लोग बर्बाद हो रहे थे। तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं था, इमोशनली वो लोग परेशान थे, साइकोलॉजिकली भी परेशान थे, मतलब उनके डिसीजंस कुछ काम नहीं आ रहे थे। कभी कभी ऐसा था ना कि डिसीजन ले ही नहीं पाते, तो वो भी इसके मेंटोर लोग के साथ में हो रहा था। द व्हील्स वर कमिंग ऑफ और सो इट फेल्ट, ऐसा लगा था कि इसकी ज़िंदगी का जो गाड़ी है उसके चारों पहिए एक एक करके सब बाहर निकल रहे थे।
To go from wanting to be like someone your whole life to realizing you never want to be like him is a kind of whiplash that you can't prepare for. जिसको एक बार हम लोग अपना आइडल मानते हैं, वो लोग को अगर अपने सामने ऐसा बिखरते हुए देखेंगे तो ऐसा तो कभी कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं जिसको लुक अप टू करता हूँ, जो मेरे आइडल लोग हैं, वो लोग एक दिन परेशान हो जाएंगे, वो लोग को मुझे ये हालत में देखना पड़ेगा. आज 2 पेज पढ़ा, कल फिर मिलते. बाय बाय.